Hello everyone. In this video, we are going to start with a new section which is 20.4 और हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टाइप के डिफरेंस इक्वेशंस की जिनको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। अभी तक जिन डिफरेंस इक्वेशंस की हम बात कर चुके हैं दे फॉलो दिस पैटर्न वेयरइन वी से कि xt द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इन टाइम पीरियड t is dependent on the value of the same variable in time period t-1। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू इन टाइम पीरियड t will be governed by the value it takes in its previous time period। क्योंकि इस इक्वेशन में हम सिर्फ एक टाइम पीरियड पहले की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी इक्वेशंस को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशंस बोलते हैं। इन केस ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हम बोलेंगे कि आज की डेट में जो x की वैल्यू है इट विल नॉट जस्ट बी अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ x इन द प्रीवियस टाइम पीरियड but it will also be affected by the value of x in the last to last time period। तो basically अगर हम बात कर रहे हैं आज के existing time period की तो हम बोल रहे हैं कि x value in 2023 will be affected by the x value in 2022 as well as the x value in 2021। ऐसी equations जो एक वेरिएबल को उसके पिछली दो टाइम पीरियड की वैल्यूज से रिलेट करती हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। तो हम जनरलाइज करने के लिए लिख सकते हैं दैट xt प्लस 2 इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड t एज वेल एज अ फंक्शन ऑफ xt and xt plus 1। तो value of x in time period t plus 2 will be dependent on the value of x in time period t plus 1 जो कि इससे पिछला टाइम पीरियड होगा and the value of x in time period t जो कि इससे पिछले से पिछला टाइम पीरियड होगा। तो xt plus 2 is dependent on both time periods। So this is the general form of a second order difference equation। Now if we put t is equal to 0 in this general form आप नोटिस करोगे दैट यू विल गेट x2 इज अ फंक्शन ऑफ 0, x0 and x1, meaning that the minimum x value that we can calculate from a second order equation is of time period 2। जब हम इस जनरल फॉर्म में t की सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 0 पुट करते हैं तो हमको जो इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है x2 की। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटी x की वैल्यू हम इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं वो है x2। एंड x2 निकालने के लिए हमको दो वैल्यूज ऑलरेडी पता होनी चाहिए विच आर द वैल्यूज ऑफ x0 जो कि x की वैल्यू होगी इन टाइम पीरियड 0 और x की वैल्यू होगी इन टाइम पीरियड 1। तो ये एक तरीके से हमारी इनिशियल वैल्यूज बन जाती हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस एज अपोज्ड टू द केस इन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस जिसमें हमें सिर्फ x0 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी और x0 की वैल्यू के बेसिस पर हम x1, x2, x3 कोई से भी x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में हम बोल रहे हैं दैट वी डू नॉट ओनली वांट टू नो x0, वी आल्सो वांट टू नो x1। हमें जब ये दोनों वैल्यूज पता होंगी हम तभी x2, x3, x4 एंड सो ऑन कैलकुलेट कर पाएंगे। सो दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशंस। और इसी बात को हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में कंक्लूड कर सकते हैं जो कि यही बात बोल रही है कि अगर x0 और x1 कोई फिक्स्ड नंबर्स हैं देन xt विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन टू द गिवन डिफरेंस इक्वेशन। एंड इस xt को जो हम बोल रहे हैं कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसी की वैल्यू फाइंड करना हमारी इस वीडियो और आने वाली नेक्स्ट वीडियो का ऑब्जेक्टिव होगा। So basically the existence and uniqueness theorem only summarizes the fact that if x0 and x1 are arbitrary fixed numbers then there will exist a unique solution xt to this given डिफरेंस इक्वेशन। ये बात भी जाननी जरूरी है कि जब x0 और x1 की वैल्यूज चेंज होंगी तो ये जो xt सॉल्यूशन हमें मिल रहा है ये भी चेंज हो सकता है। तो हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि इस डिफरेंस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इट कैन हैव infinitely many solutions depending on the value of x0 and x1। एक फिक्स्ड x0 x1 के लिए obviously एक यूनिक सॉल्यूशन होगा बट जब x0 x1 वेरी करेंगे तो xt का सॉल्यूशन भी वेरी करेगा। एंड हम यहाँ पर इस बात को अगेन जनरलाइज करके लिख देते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं इट विल बी अ फंक्शन g of three things t, a
and b. So we are saying कि ये जो solution की हम बात कर रहे हैं, it will have this general form where we are saying that solution xt will be function of t, a and b, and since we say that x0 and x1 are fixed, तो x0 को satisfy करना होगा इस form of function को. So x0 should be equal to g of 0 a comma b, and similarly x1 should also satisfy g of 1 comma a comma b. Now the bigger question is that what are the values of a and b? Immediately we won't be able to answer this question. We will try to discover the answer to this question slowly and gradually, but for now we are saying that based on conditional on values of a and b, these are the two forms of the function g that x0 and x1 needs to satisfy. Now let's try to understand what's happening through an example. So let's say I have a second order difference equation which can be written as xt plus 2 minus 1 by 6 xt plus 1 minus 1 by 6 xt is equal to 0. Clearly this is an example of a second order difference equation because we can see here that xt plus 2 can be written as a function of xt plus 1 and xt. You can obviously ask a question कि ये solution हमें कहाँ से मिला, but for now just accept the fact that this is one possible solution of this given difference equation. So let's say ये जो हमने यहाँ पे xt is equal to g of t a b लिखा है, let's say one of the forms of this xt is a into 1 by 2 raised to the power t plus b into minus 1 by 3 raised to the power t. Let's say that this is some function on t, a and b, and हम ये भी बोल रहे हैं कि ये जो equation है it will satisfy this difference equation. Now अगर ये difference equation satisfy करेगी then it has to satisfy these two expressions also. So let's figure out that when we put t is equal to 0 we get a into 1 by 2 raised to the power 0 जो 1 बन जाएगा, and similarly minus 1 by 3 raised to the power 0 भी 1 बन जाएगा, so we will be left with b. So we can say that x0 should be a plus b, and similarly when we put t is equal to 1 I will get a into 1 by 2 minus b into 1 by 3. So here it will be x1 is equal to a by 2 माइनस b by 3. तो हमारे पास यहाँ पर a और b में दो इक्वेशंस आ गई. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि a comes out to be equal to 2 by 5 x0 plus 6 by 5 x1 और b comes out to be equal to 3 by 5 x0 minus 6 by 5 x1. So for a and b to be equal to these two expressions हम बोल सकते हैं कि ये जो form है this can be a solution of the given difference equation. Now here we have only verified, हम सिर्फ ये verify कर रहे हैं कि this can be one possible solution of the given difference equation, but the question that how do we get this solution is still a question that we will try to answer in the next video. So for now we just have verified and we have seen that for a and b satisfying these two expressions हम इस equation को इस difference equation का solution बोल सकते हैं. And obviously a और b की values आपको तब पता लगेंगे when you know the values of x0 and x1. Moving ahead, let's also try to build one more condition. तो अभी तक हम ये बात समझ सकते हैं कि second order difference equation को हम इस तरीके से लिख सकते हैं xt plus 2 plus at into xt plus 1 plus bt into xt is equal to ct. This is often called as the non-homogeneous second order difference equation. इसी का homogeneous counterpart हम build कर सकते हैं which can be written as xt plus 2 plus at into xt plus 1 plus bt into xt is equal to 0. Basically इस constant ct को जब हम 0 से replace कर देंगे तो हम इस equation को homogeneous second order difference equation बोल सकते हैं. अब हम यहाँ पे अगेन कुछ जनरलाइजेशंस कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जो हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्म लिखी थी xt is equal to g of t a b, इसको हम थोड़ा और एक रोबस्ट फॉर्म देते हैं और हम बोल रहे हैं दैट xt is equal to a into ut1 plus b into ut2 where ut1 and ut2 are two functions of time period t. So this xt which could be written as g of t a b has a more defined structure now where ut1 and ut2 are functions of time period t will be the solution of the second order difference equation. Specifically
हम बोल रहे हैं कि ये जो फॉर्म होगा ये होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और इस चीज को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय पुटिंग xt इज इक्वल टू दिस इन दिस इक्वेशन एंड हम फिर फाइंड कर सकते हैं xt प्लस 1 जो कि हो जाएगा a ut प्लस 1 1 और ये हो जाएगा b ut प्लस 1 2। सिमिलरली हम xt प्लस 2 भी फाइंड कर सकते हैं और जब हम इन तीनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेसिकली वी कैन से दैट दिस फॉर्म is a general solution of the homogeneous difference equation and इसमें एक condition और हमें add करनी है where we say that these two functions ut1 and ut2 are also linearly independent of each other. That's again an important condition. ये condition कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? We don't want to get into those complexities as of now. हमें बस ये जानना है कि ये ut1 और ut2 जो दो functions हम time period के बोल रहे हैं, they are linearly independent from each other. इसी स्ट्रक्चर को एक बार हम अपने पिछले एग्जाम्पल से भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला था कि ये जो इक्वेशन है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करो यहाँ पर तो यहाँ ut1 is nothing but 1 by 2 raised to the power t. It is a function of time period t and we can say that this is ut1 and here ut2 will be minus 1 by 3 raised to the power t. Both of them are two functions of time period t and hence यहाँ पर जो ये xt का solution बनकर आ रहा है it is nothing but an example of this given form. From saying that xt which will be a solution of the given difference equation वो ये form follow करेगा। अब हम ये बात बोल चुके हैं that xt is equal to aut1 plus but2 will be the solution of the given second order difference equation which means that for given x0 x1 value इस solution को x0 और x1 की value के लिए satisfy होना पड़ेगा। तो let's see x0 के लिए ये इक्वेशन कैसी दिखेगी। इट विल लुक लाइक au01 प्लस bu02। सिमिलरली x1 के लिए इट विल बी au11 प्लस bu12। तो अगर हम माने कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं गिवन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का, तो ये दोनों इक्वेशंस भी ट्रू होनी चाहिए। नाउ दिस स्ट्रक्चर वी जस्ट सेड इज अ सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस वर्जन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। अगर हम यही सेम स्ट्रक्चर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए बनाएं तो हमें इसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी विच इज xt विल नाउ बिकम इक्वल टू aut1 प्लस but2 प्लस ut star where ut star is called as a particular solution for the non-homogeneous case. तो ये जो जनरल फॉर्म है it is applicable for the non-homogeneous case जो कि ये वाला केस है जहाँ पे constant ct is some non-zero number whereas this structure is a general solution of the homogeneous second order difference equation. Now I am sure कि इस stage में आपके बहुत सारे questions होंगे which are unanswered. Because we do not know what is A, what is B, we do not know what is ut1, ut2. तो किसी given difference equation का actually में solution निकालना कैसे? हमें अभी तक ये बात समझ में आई है कि जो solution होगा वो ये general form follow करेगा, ये non homogeneous के लिए, ये homogeneous के लिए। लेकिन ये ut1 और ut2 हमें ढूंढने कैसे हैं? How do we find these functions is still a question जिसका answer हम explore करेंगे next video में। I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.